तो बच्चों रेजिस्टेंस वाले हमारे एक और तरीके के सवाल होते हैं जो लास्ट क्लास में हमने पढ़े थे, वो इजी सवालों में आते हैं, है ना। इसके अलावा भी हमारे रेजिस्टेंस वाले और बढ़िया सवाल आते हैं। देखो मैं बताता हूं मैं कौन से सवालों की बात कर रहा हूं। क्या है, जैसे कि आप ये सोचना जरा और फिर मुझे बताना। फॉर एन एग्जाम्पल मेरे पास एक वायर है, ठीक है। अब ये बताओ अगर मैं इसको खींचूंगा तो क्या होगा। देवांग वीडियो, हाँ ये बताओ अगर मैं इसको सर खींचूंगा खराब तो हो जाएगा। सर लेंथ बढ़ जाएगी इसकी। लेंथ खराब कैसे हो जाएगा, क्या वायर में खराब होता है क्या कुछ। सर सर लेंथ वायर कैसे तन जाएगा। तन जाता है, तुम्हें पता है वायर बनाते ही खींच खींच के हैं। स्ट्रेचेबल रहता वो। हाँ स्ट्रेच होता है। सर जब उसे पिघलाएंगे तब तन सकता, वो ऐसे कैसे तन सकता। हाँ वो, हाँ थोड़ा सा गर्म करके खींचते हैं, ये बात तो तुम्हारी सही है। हल्का सा जो हाँ प्रोसेस होती सर। है ना वायर मेकिंग प्रोसेस, तुम आज यूट्यूब पे सर्च करके देखना वायर कैसे बनाए जाते हैं, वायर मेकिंग प्रोसेस। तो वायर में क्या होता है, एक बड़ी सी मोटी सी रॉड होती है ऊपर की, या जिसकी भी बनानी है, उसको हल्का सा पिघलाते हैं, मशीन में से निकालते हैं, वो मशीन क्या करती है उसको खींचती है बस, और वो पतला वायर हो जाता है। फिर उसको फिर और आगे और मशीन में डालते हैं और पतला हो, जितना पतला, ऐसे स्टेप होते हैं, फर्स्ट स्टेप, टू स्टेप, थ्री स्टेप। तो जितना पतला करना है उतने ज्यादा स्टेप डालते जाओ और फिर वो पतला होता चला जाए। पतला होने का मतलब उसको खींचते हैं। तो अगर हम वायर को खींचेंगे तो वो उसकी लंबाई बढ़ेगी, लेकिन क्या केवल लंबाई बढ़ेगी। सर उसकी सरकमस्टेंस कम होगी। चौड़ाई चौड़ाई रहेगी ना वो। कम होगी। हाँ चौड़ाई कम होगी। होगी। सरकमफ्रेंस सही शब्द नहीं है, सही शब्द है क्रॉस सेक्शन एरिया या फिर थिकनेस। साधारण भाषा में थिकनेस, क्रॉस सेक्शन एरिया, या फिर साधारण भाषा में अपन बोलेंगे तो थिकनेस कम होती है उसकी, है ना। तो थिकनेस कम होगी। यस सर। अच्छा तो अभी तक हमने थिकनेस को कम ज्यादा वाले, जैसे हम इसको खींचेंगे इसकी लंबाई बढ़ेगी तो इसकी थिकनेस घटेगी, ठीक है। मैं मतलब इसको लंबाई बढ़ेगी तो थिकनेस घटेगी। तो यानी कि अगर आप केवल खींच करके लंबाई बढ़ाते हो तो एरिया ऑटोमेटिकली छोटा हो जाता है। लेकिन अच्छा सोच के बताओ ऐसी क्या चीज होगी उसके शेप और साइज में, ऐसी क्या चीज होगी जो नहीं बदलेगा। उसकी लंबाई बदल जाएगी तो ऑटोमेटिकली एरिया बदल जाएगा, लेकिन क्या नहीं बदलेगा। सर उसकी प्रॉपर्टी। हाँ मटेरियल नहीं बदलेगा, वेरी नाइस, टाइप ऑफ मटेरियल, मटेरियल की प्रॉपर्टी नहीं बदलेगा। और कुछ शेप। बाबू, शेप तो बदल गया ना, लंबाई चौड़ाई दोनों बदल गई। हाँ हाँ, वो हो गया ना, रजिस्टिविटी नहीं बदलेगी क्योंकि मटेरियल नहीं बदलेगा, हो गया वो। अब और बताओ क्या, और बताओ, और कुछ भी है एक चीज जो नहीं बदलेगी, सोचो जरा। नहीं सोच रहे हो। सर रुकिए 1 मिनट। सर साइज। साइज तो बाबू बदल गया ना, जाने कैसी बातें कर रहा है तू। सर टेम्परेचर। टेम्परेचर भी नहीं बदलेगा, ठीक है। टेम्परेचर की भी बात नहीं, मैं तो शेप और साइज में कह रहा हूँ, ऐसी कोई एक फिजिकल क्वांटिटी है जो नहीं बदलेगी। तुमने कहा रजिस्टिविटी नहीं बदलेगी, मैंने कहा हाँ सही है, तुमने सही आंसर दिया। एक और चीज है ऐसी जो नहीं बदलेगी। सर कि वो कंडक्टर है सेम ये। नहीं वो तो मटेरियल हो गया ना, अब रजिस्टिविटी हो गई, हो गया वो बात हो गई। हाँ सर। हाँ और आगे बताओ। सर वो कितना करंट पास कर रहा। वो तो बदल जाएगा, जब लंबाई हाँ बदलेगी, एरिया बदलेगा तो रेजिस्टेंस बदल जाएगा, और रेजिस्टेंस बदल जाएगा तो ऑटोमेटिकली करंट पास कितनी करेगी वो बदल जाएगी। हाँ सर। सर नहीं पता। तो वो चीज है वॉल्यूम, समझे क्या। यस मास, सर। मास और वॉल्यूम वो नहीं बदलेगा, बदल जाएगा क्या। नो नो सर। सर। मास और वॉल्यूम और डेंसिटी वो सब चीजें नहीं बदलेंगी। तो वेन एवर यू स्ट्रेच अ वायर, इट्स लेंथ
increases. Simultaneously, its cross section area decreases, but क्रॉस सेक्शन एरिया इसका घटने लगता है, परंतु इट्स वॉल्यूम कॉमा रेजिस्टिविटी रिमेन्स सेम। तो एग्जाम्पल देखो जरा, आपके पास एक वायर था, जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल दिया, वायर था। इस वायर को यदि आप स्ट्रेच करोगे तो इसकी लंबाई बढ़ जाएगी, लेकिन ये पतला हो जाएगा साथ में। यदि आप इस वायर को ट्विस्ट करके अंदर करोगे, ट्विस्ट करके मतलब ऐसे मोड़ करके छोटा करने की कोशिश करोगे, तो उसका ठीक है छोटा हो जाएगा, लेकिन इसका एरिया बढ़ जाएगा। ध्यान रखना। तो दो केसेस आपको हो सकते हैं, या तो वायर को वो स्ट्रेच कर रहे हो, या तो वायर को वो कर रहे हो। तो सबसे पहले तो इसकी रजिस्टिविटी रो है, इसकी भी रजिस्टिविटी रो है, इसकी भी रजिस्टिविटी रो ही रहेगी, मटेरियल चेंज नहीं होगा। फिर आते हैं वॉल्यूम। अगर इसका V है तो इसका भी वॉल्यूम V रहेगा, यस सर। और इसका भी वॉल्यूम V रहेगा। वॉल्यूम क्यों नहीं बदलेगा, समझ गए ना? वॉल्यूम और मास और डेंसिटी ये सब चीजें नहीं बदलेंगी मटेरियल की। और देखते हैं जरा, हाँ डेंसिटी, हाँ एक मिनट, हाँ, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं अपन लोग। अब वो चीजों के बारे में बात करते हैं, जैसे कि लेंथ। लेंथ इसकी L है और क्रॉस सेक्शन एरिया इसका A है। इसकी लेंथ बढ़ करके L डैश हो गई और क्रॉस सेक्शन एरिया घट करके A डैश हो गया। उसी प्रकार इसकी लेंथ L डबल डैश हो गई और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A डबल डैश हो गया। मैं डबल डैश का चक्कर नहीं रखता हूं, ये ईदर और वाला केस है, या तो आप उसकी लंबाई को बढ़ाओगे या फिर उसकी लंबाई को घटाओगे। तो यानी कि या तो उसका एरिया घटेगा या फिर उसका एरिया बढ़ेगा, ईदर और वाली बात है। दोनों चीजें एक साथ थोड़ी कर दोगे एक वायर का तुम। तो मैं दोनों में ही L डैश A डैश L डैश A डैश कर रहा हूं। अब जैसे कि यदि देखिएगा, लेंथ एरिया L डैश A डैश L डैश A डैश, अभी मैं एक काम करता हूं, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इनटू एरिया। यस सर, लेंथ वॉल्यूम का। हाउ? यस सर। नहीं होता वॉल्यूम का लेंथ इनटू एरिया? सर 2L + B। 2L + B। ये काय का वॉल्यूम है 2L + B? ये तो किसी का भी वॉल्यूम नहीं है, किसी का भी कुछ भी नहीं है। ये तो जो तुमने बताया वो तो कुछ भी नहीं होता। 2L + B तो कुछ भी नहीं होता। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है। क्या होता यस है? सर। क्या होता है? पेरीमीटर होता है। 2L, अच्छा ब्रैकेट के अंदर L + B, हाँ वो पेरीमीटर होता है। 2 बाहर, ब्रैकेट के अंदर L + B, वो पेरीमीटर होता है। ओके, तो यहां पर देखिएगा ये केस है हमारा। अब हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस। अगर मान लिया इस पहले वाले केस में रेजिस्टेंस जो है वो R है और नया रेजिस्टेंस जो हो गया वो R डैश, तो R और R डैश में रिलेशन क्या होगा ये निकालते हैं। चलिए भाई, फॉर्मूला बड़ा ही सिंपल सा है। जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है, R बराबर क्या होगा, ρ L/A, और यहाँ पर R डैश बराबर क्या होगा, ρ
एल डैश ओवर ए डैश। ठीक है, अब एक काम करो, वॉल्यूम की वैल्यू हम एक काम करते हैं, आर और आर डैश को डिवाइड कर देते हैं। नाउ आर और आर डैश को डिवाइड कर देते हैं, आर अपॉन आर डैश बराबर कितना हो जाएगा, एल रो एल अपॉन ए डिवाइडेड बाय रो एल डैश ओवर ए डैश। कटेगा कुछ? हाँ, ये कट गया। रो से रो कट जाएगी। अब ऊपर वाले का गुणा ऊपर वाले में, नीचे वाले का गुणा नीचे वाले में, मतलब ऊपर ऊपर का सबसे नीचे से और बीच वालों का आपस में गुणा। इससे करने पर क्या होगा, आर ओवर आर डैश बराबर एल इंटू ए डैश डिवाइडेड बाय क्या आएगा, नीचे क्या है, एल डैश इंटू ए। एल डैश इंटू ए। अब जैसा कि हम जानते हैं, इसको साइड में ले लें, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इसमें आप मतलब एक मिनट, इसको ये एरो क्यों बना दिया मैंने, एरो हटाओ, ऐसे समझो। तो वॉल्यूम, ये वाला वॉल्यूम और ये वाला वॉल्यूम सेम है, यानी कि वॉल्यूम बराबर वॉल्यूम, यानी कि एल इंटू ए बराबर एल डैश इंटू ए डैश। अब देखना मैं क्या करता हूँ, एल के नीचे एल डैश ले आता हूँ और ए के ए डैश के नीचे ए, तो एल अपॉन एल डैश बराबर ए डैश अपॉन ए नहीं हो गया? सोचो, बता जल्दी। यस सर, हो जाएगा। तो अब मैं एक काम और करता हूँ, यहाँ पर ये जो हमने लिख रखा है, देखो एल अपॉन एल डैश है, एल अपॉन एल डैश है, और इधर भी एल अपॉन एल डैश है। हम एल अपॉन एल डैश की जगह क्या लिख सकते हैं, एल अपॉन एल डैश की जगह क्या लिख सकते हैं, आर अपॉन ए। आर कहाँ है भाई? ए डैश अपॉन ए। सर इस साइड। हाँ, ए डैश अपॉन ए। आर लिखा है कि वो ए डैश लिखा है? ए डैश लिखा है। देवांग, तुम्हारे पास माइक्रोफोन नहीं है क्या? मतलब वो मेरा मतलब हेडफोन। हेडफोन नहीं है क्या तुम्हारे पास? है तो फिर हेडफोन क्यों नहीं लगाते हो? तुम्हारे वहां से बहुत बहुत आवाज आ रही है। यही आवाज रिकॉर्डिंग में आ जाएगी, फिर तुम जब दोबारा देखोगे तो अच्छा नहीं लगेगा तुम्हें खुद में ही। 50 बार बोला मैंने हेडफोन लगा के रखो। ओके, तो यहाँ पर एल डैश, एल अपॉन एल डैश, एल अपॉन एल डैश, और अगर मान लो जरूरत पड़ी तो ए डैश अपॉन ए की जगह हम एल अपॉन एल डैश इस इक्वेशन में रख सकते हैं। तो फाइनली हम ऐसे बोल सकते हैं कि अगर हम एल अपॉन एल डैश की जगह ए डैश अपॉन ए लिखते हैं तो ए डैश अपॉन ए डैश अपॉन ए मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा। यस सर, हो जाएगा square। सर हाँ बेटा, सर V इक्वल्स टू LA होता है। और क्या, वॉल्यूम बराबर लेंथ इनटू एरिया। ठीक है सर। समझ गए क्या? मतलब एक बार हमने एल अपॉन एल डैश को हटाया, उसकी जगह लिख दिया ए डैश अपॉन ए, तो क्या आंसर आएगा, ए डैश अपॉन ए का होल स्क्वायर। फिर एक बार हमने ए डैश अपॉन ए को हटाया और उसकी जगह लिख दिया एल अपॉन एल डैश, तो क्या हो जाएगा, एल अपॉन एल डैश का होल स्क्वायर। तो ये दोनों ही आपस में बराबर होंगे, जो कि आर अपॉन आर डैश के बराबर होंगे। तो यहाँ वाले फॉर्मूले से आप इनमें से, मतलब ये वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल करके आप सवाल को हल कर सकते हो। क्या सवाल को हल करना है कि कितना लेंथ, कितना मतलब कितना रेजिस्टेंस हो जाएगा नया। अब अगर आपको कुछ भी पूछना है अभी तो पूछ लो, यही पूछना होगा कि ये सर कैसे हो गया, तो मैं एक स्टेप और बढ़ा देता हूँ। रुक जाओ, पहले मुझे बढ़ा लें दो, फिर कर लेंगे। तो इस वाले फॉर्मूले में ये वाली वैल्यू इधर रखते हैं, तो आर अपॉन आर डैश
बराबर एल अपॉन एल डैश की जगह लगते हैं ए डैश अपॉन ए इंटू ए डैश अपॉन ए, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा ए डैश का स्क्वायर अपॉन ए का स्क्वायर, यानी कि हो जाएगा ए डैश अपॉन ए का होल स्क्वायर। उसके अलावा फिर आर अपॉन आर डैश बराबर ए डैश अपॉन ए को हटा दो तो एल अपॉन एल डैश रख सकते हैं, ए डैश अपॉन ए की जगह ए डैश अपॉन ए था उसकी जगह एल अपॉन एल डैश रख सकते हैं, तो रख Yes, दिया sir. हमने एल अपॉन एल डैश रख दिया, तो क्या हो जाएगा एल अपॉन एल डैश का होल स्क्वायर, नहीं हो जाएगा? Yes, sir, हो जाएगा। हाँ तो यही सर मैंने दोनों साइड के एल ले लेंगे क्या? हाँ दोनों साइड के एल, तुम समझी नहीं। देखो क्वेश्चन किस तरीके का आता है पहले मुझे ये बताने दो। Yes, sir. क्वेश्चन Yes, sir, ये समझ नहीं आ रहा। क्वेश्चन किस तरह का आता है ये बताने दो मुझे, मैं ये निकाल इसलिए रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व हो सके। क्वेश्चन आता है ऐसे, देखना जरा, तो हम लोग का क्वेश्चन है ऐसे आता है, अ वायर, अ कॉपर वायर has resistance 10 ohm, full stop, if it is stretched by 10%, then its new resistance will be, तो नया रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा बताएं। एक कॉपर वायर है जिसका रेजिस्टेंस अभी 10 ओम है, यदि इसको खींच करके 10%, तो इसका नया रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? 10% खींच करके उसकी लंबाई बढ़ा देंगे तो उसका नया रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? सर पहले पहले वाले की निकाल लेंगे, फिर उसमें 10% ऐड कर देंगे। हाँ नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। लंबाई की बात करी ना उन्होंने, लंबाई, तो क्या केवल लंबाई बढ़ेगी इसकी? अगर इसको हम खींचेंगे, नो उन्होंने सर। उन्होंने कहा कि खींच करो, रेजिस्टेंस स्ट्रेच्ड, तो खींचेंगे तो क्या केवल लंबाई बढ़ेगी? सर क्रॉस नो सेक्शन भी एरिया अलग भी हो। हाँ जाएगा। एरिया भी एरिया भी तो बढ़ेगा। हाँ, तो जैसे हमारे पास हमने फॉर्मूला क्या बनाया, आर ओवर आर डैश बराबर एल ओवर एल डैश का होल स्क्वायर। अब इस जो Yes, हमने sir. फॉर्मूला बनाया उसमें हमने क्या किया, एरिया को एलिमिनेट कर दिया, मतलब एरिया की जरूरत नहीं रही। समझे क्या मेरी बात? यस सर। इसलिए Yes, sir. हमने ऐसा फॉर्मूला बनाया जिससे कि हमें एरिया की जरूरत ना रहे। समझे? मेरी क्योंकि यस क्वेश्चन सर। में मतलब दिया ही जब नहीं लेंथ है। की जरूरत नहीं होती हाँ, जब जब जैसे एरिया, जैसे मान लो यही सवाल होता, वो हमसे ऐसे कहते कि अ वायर इज स्ट्रेच्ड सच दैट इट्स एरिया बिकम्स हाफ ऑफ इट्स इनिशियल एरिया, तो उन्होंने लेंथ तो दी नहीं सवाल में, तो जब लेंथ नहीं दी तो फिर हम क्या लेंथ वाला फॉर्मूला थोड़ी लगाएंगे, एरिया वाला लगाएंगे, क्योंकि एरिया और लेंथ दोनों एक साथ चेंज होते हैं। ऐसा नहीं कर सकते तुम कि केवल लेंथ लेंथ बढ़ा दो एरिया ना बढ़े। जैसे कि ऊपर वाले सवाल देखो, वो हमने अलग तरीके से दिए थे। ऊपर जो सवाल है लास्ट वाला जो हमने, देखो
रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इज फलाना इफ इट्स लेंथ इज इंक्रीज। देखो यहाँ पर लेंथ इंक्रीज करी है, लेकिन क्या इसको खींच करके इंक्रीज करी है? नो सर। नो सर। और सुनो, इसमें साफ साफ लिखा है देन कीपिंग इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम। लिखा है कि नहीं लिखा है? यस सर। क्या लिखा है यहाँ पर साफ साफ कि कीपिंग इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम, तो इसमें तो बोला है सवाल में, तो फिर हमें कोई चिंता नहीं थी। इस सवाल में हमारे पास फॉर्मूला ही था, एरिया सेम है, वो हमने लिखा, फॉर्मूला लगाया, सॉल्व किया, आंसर आ गया। यहाँ पर कुछ हमने चेंज नहीं करा, यहाँ पर वॉल्यूम के बारे में सोचना भी नहीं पड़ा। लेकिन इस तरह के सवालों में हमें सोचना पड़ेगा। वाई? बिकॉज वो लेंथ को कम या ज्यादा कर रहे हैं। आ रहा है कुछ समझ में कि नहीं आ रहा है? तो लेंथ को कम या ज्यादा करेंगे तो एरिया ऑटोमेटिकली कम या ज्यादा हो जाएगा। तो लेकिन आपको सवाल में दोनों चीजें नहीं देंगे, सवाल में वो एक ही चीज देंगे। तो उसके लिए आपको फॉर्मूला ऐसा बनाना पड़ता जैसा मैंने बनाया। क्यों? उसमें या तो लेंथ वाला है चेंज हो रहा है, या तो फिर एरिया वाला चेंज हो रहा है। दोनों चेंज नहीं कर सकते। और हाँ, सेम मटेरियल है हर बार, तो रजिस्टिविटी सेम रहेगी। तो इस वजह से ये फॉर्मूला, तो 10% चेंज किया, अब केवल लेंथ का चेंज है। तो इनिशियल लेंथ तो मान लिया एल है, एल डैश 10% इंक्रीज कर दी, यानी कि एल प्लस 10% ऑफ एल। 10% कितना हो जाएगा? 0.1 एल। तो कितना हो गया? 1.1 एल। तो नई जो लेंथ आएगी वो 1.1 एल हो गई। समझे क्या? यस सर। 11L/10। हाँ, 11/10, ये भी बात सही है। R अपॉन R डैश बराबर L की जगह क्या लिख देंगे हम? L, और L डैश की जगह क्या लिख देंगे? 11L/10। इसका स्क्वायर, L से L कैंसिल, 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100। 11 का स्क्वायर कितना 100 होता है? 11 का सर 1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो R में मल्टीप्लाई हुआ 121 का और डिवाइड हुआ 100 का। क्या मिला हमें? R डैश। तो 2 जीरो से पॉइंट बढ़ा दिया, यहाँ पर 2 जीरो हटा दिया और पॉइंट बढ़ा दिया। तो नया R डैश कितना आ गया? 1.21 R, और R की वैल्यू कितनी थी? 10 ओम। 1.21 बराबर R डैश। अगर हम इसे परसेंटेज में बदलना चाहें तो बदल सकते हैं क्या? मैं यहाँ पर R ही लिखा रहने देना चाहता हूं, और मैं ये बताना चाहता हूँ सवाल में वो हमसे ऐसे पूछा, जैसे कि यहाँ पर हमें वैल्यू दी थी 10 ओम, तो हमने R की जगह 10 ओम रख के नया वाला R डैश निकाल लेंगे। मान लेते हैं वो सवाल में हमसे R की वैल्यू देता ही नहीं, या दे भी दी, तब भी वो हमसे ये पूछता है कि कितना परसेंट इंक्रीज होगा रेजिस्टेंस, या फिर कितना परसेंट डिक्रीज होगा रेजिस्टेंस। तो क्या करोगे? अगर हमें ये पूछ लेगा कि कितना परसेंट रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा या फिर कितना परसेंट रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा, तो अब परसेंटेज में बनाना आता है क्या आपको? इसको परसेंट में कैसे बनाएंगे? सर अपॉन 100 करके। अरे दीदी, अपॉन 100 करके तो परसेंटेज से नॉर्मल में लेके आते हैं, परसेंटेज से फ्रैक्शन में लाते हैं। फ्रैक्शन से परसेंटेज में सर 100 इंटू का 100। इंटू 100 करते हैं। तो इंटू 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा? सर 1000। उल्लू है क्या? नो सर सर 1 to 1। हाँ, तो 1 1 to 1। to 1% ऑफ R बराबर R डैश। 100 का मल्टीप्लाई करते ही परसेंटेज में बदल गया, तो 1.21 ऑफ R था, तो अब कितना हो गया? 121% ऑफ R। तो इंक्रीज कितना हो गया? 10%। हैं? 10%। उल्लू है क्या? सर 100%। अरे रे 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 रे, चीज सर एक 1 to 1%। ना, 1 to 1% तो हो गई। पहले अच्छा कोई भी चीज पहले कितनी होती है? हमेशा कोई भी चीज है, कितनी है वो? 100% है पहले। 100% है, और अब कितनी हो गई? सर 121%। तो इंक्रीज कितना हो गया? 21%। 21। सर 21%। ध्यान रखना, कोई भी चीज हमेशा 21%। 100 होती है। अगर मान लो यहाँ पर 121 की जगह 80 आ जाता, तब? सर -20। हाँ, डिक्रीज हो जाती। यानी कि डिक्रीज हुआ रेजिस्टेंस। हाँ सर। मतलब 100% थी और अब 80% बचा, यानी कि 20% का 20% डिक्रीज हो गई। डिक्रीज हो गया। यस सर।
समझ गया, ये परसेंटेज है, तुमने 8th में नहीं पढ़े थे परसेंटेज? यस सर पढ़े थे। फिर ऐसी कैसी बातें करते हो? आया कुछ कुछ सवाल समझ में आया? और ये जो मैंने बनाया था, डिराइव किया, ये समझ में आया क्या? Yes, sir. छोटा सा डेरिवेशन है। अब एक क्वेश्चन तुम करके बताओ मुझे। A wire is melted and rebuilt again so that rebuild की जगह हम rebuilt लिख देते हैं। rebuilt again, एक वायर है जिसको पिघलाया और पिघला करके दोबारा से बना दिया। वायर इज मेल्टेड एंड रीबिल्ट अगेन, जिससे कि इट्स एरिया, क्रॉस सेक्शन होगा ऑफ कोर्स, बिकेम ट्वाइस ऑफ व्हाट इट वाज। फुल स्टॉप। फाइंड change in its resistance। देखो, मेल्ट करके बदला तो भी वॉल्यूम नहीं बदलेगा। मेरी बात समझ में आई क्या कह रहा हूं मैं? Yes, sir. यस या तो Yes, खींच sir. के वो कर दो या फिर मेल्ट कर दो पूरा और फिर दोबारा से बना दो, तो भी बात तो वही आएगी हमारी। क्यों? क्या उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, जितना पहले था आइटम उतना ही अभी भी है, वॉल्यूम में चेंज नहीं होगा।
हाँ बताएं, हो गया क्या? एरिया बिकम ट्वाइस, तो इसका मतलब क्या हो गया कि पुराना एरिया, अगर शुरू वाला एरिया ए की वैल्यू ए है, तो नए वाले ए डैश की वैल्यू कितनी है? 2A। वेरी नाइस। अच्छा, नया रेजिस्टेंस पुराना यदि आर है तो आर अपॉन आर डैश बराबर फॉर्मूला क्या है? A dash upon A of हाँ, वहां पर ध्यान रखना, लेंथ में एल अपॉन एल डैश है, एरिया में ए डैश अपॉन ए है, यस सर। क्योंकि वो रेसिप्रोकल होता है ना एरिया, तो बाद वाला ऊपर आ जाता है, पहले वाला नीचे आ जाता है। तो इसमें आर ओवर आर डैश बराबर ए डैश को 2a डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर, ए से ए काट दो, 2 दूनी 4, विच गिव्स आर अपॉन आर डैश बराबर 4, विच गिव्स आर ओवर 4 इक्वल्स टू आर डैश, है ना? आया समझ सर में ऐसे बच्चों? ही आया, ऐसे ही आया सर मेरा। शाबाश। तो ये सोचो तुम जरा, जैसे कि वायर है, अगर उसका अपन घटा, मतलब उसको ऐसा कर रहे हैं जिससे कि उसका एरिया बढ़ जा रहा है, तो उसकी लेंथ घट जाएगी। अब सोचो जरा, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था? रो एल अपॉन ए, यानी कि रेजिस्टेंस लेंथ के साथ बढ़ता था और एरिया के साथ घटता है, यानी कि अगर एरिया हम बढ़ाएंगे तो घट जाएगा। तो देखो, एरिया भी बढ़ रहा है और लेंथ भी घट रही है, तो दो दो बार घट रहा है, इसीलिए स्क्वायर आ जाता है। समझे क्या कुछ कुछ? यस सर। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि न्यू रेजिस्टेंस विल बिकम will be 1/4 of initial resistance। क्लियर है? इनिशियल रेजिस्टेंस का 1/4 हो जाएगा। तो ये हमारा अभी रेजिस्टेंस पूरे तरीके से हो गया खत्म। रेजिस्टेंस ढंग से आपको समझ में आ गया होगा। तो अभी तक हमने इसमें दो बड़ी बड़ी चीजें पढ़ ली। एक तो हमने पढ़ लिया इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, और दूसरा हमने पढ़ लिया इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस क्या होता है। चार्ज से इलेक्ट्रिक करंट को रोकने वाला रेजिस्टेंस। अब हम ये भी देखेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट अगर वायर में फ्लो करती है तो क्यों करती है। हम स्विच ऑन करने पर ऐसा क्या हो जाता है कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करने लगती है, और स्विच ऑन करने से पहले इलेक्ट्रिक करंट वायर में फ्लो नहीं करती है। स्विच ऑन करने पर ऐसा क्या होता है? तो यानी कि हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल का मतलब क्या हुआ कि ये एक तरह का, मतलब वो है, कह दो एक तरीके का इफेक्ट है, जिसकी वजह से चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर फ्लो करता है। ठीक है, जैसे कि अगर मान लो तुम्हारे टेबल पर पानी गिर जाए तो किधर को फ्लो करेगा? पानी गिर गया, थोड़ा सा पानी गिर गया, तो वो किधर जाएगा? सर स्लोप की तरफ करेगा वो फ्लो। तुम्हारी टेबल में स्लोप है क्या? नो सर। नहीं है। जिसकी टेबल में स्लोप नहीं है उसके लिए नहीं जाएगा, जिसके में स्लोप है उसके से जाएगा। पानी की टंकी हमेशा ऊपर क्यों रखते हैं? सर ऊपर से ज्यादा तेज नीचे पानी है। हाँ, मतलब पानी हमेशा ऊपर से नीचे ही बहता है, ये कॉमन सी बात है। अब अगर कोई पूछे क्यों बहता है तो क्या बताओगे? सर क्योंकि सर ग्रेविटी नीचे है। हाँ, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड लगता है। हाँ। ठीक है, अब उसी तरीके से ग्रेविटेशनल फोर्स जैसे कि है, वैसे ही हमारे और भी चीजें होती हैं। अभी मैं आपको बता रहा हूं कि हमारा जो एक चीज हमने अभी नहीं पढ़ी 9th क्लास में, जो कि हम 11th क्लास में पढ़ेंगे, उसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। जैसे मैंने यहाँ पर नाम लिखा है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, वैसे ही वहां पर लिखेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो जैसे ऊंचाई वाली जगहों को हम कहेंगे कि पोटेंशियल ज्यादा है, और नीचाई वाली जगहों को हम कहेंगे कि पोटेंशियल कम है। अब
चार्ज के केस में, इलेक्ट्रिक के केस में ऊंचाई नीचाई तो पॉसिबल नहीं हो सकती। वायर में ऊंचाई नीचाई से मतलब नहीं है, करंट नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे फ्लो कर सकती है। वहां पर नई चीज आती, ऊंचाई किसमें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में ऊंचाई, मतलब ज्यादा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जिस जगह का, वहां से करंट कम और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाली जगह पर जाती है। तो थोड़ा समझते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वर्क डन in bringing a charge from infinity, infinity मतलब बहुत दूर, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई असर नहीं है, to a point of consideration, मतलब जहां पर पता करना है, Yes, sir. is called electric potential is called electric potential at that point। चलो इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि ये एक पॉइंट है, वायर में ही ले लेते हैं या कहीं पर भी ले लो, एक पॉइंट है P। हम इंफिनिटी से, इंफिनिटी कहां पर है, बहुत दूर, इंफिनिटी, इंफिनिटी से एक चार्ज था, चार्ज का नाम था Q। Q चार्ज को उठा करके इंफिनिटी से ला रहे हैं, 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 कहां तक, P पॉइंट तक। ठीक है, तो इधर तक लाने में जो हमें काम करना पड़ता है उसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P। मतलब काम यानी कि वर्क डन। तो इंफिनिटी Yes, से sir. इधर तक लाने में यस सर। वर्क डन करना पड़ा हमें, मान लेते हैं W। इंफिनिटी से लाने में मान लिया हमें वर्क डन करना पड़ा W, इसको लिख देंगे इंफिनिटी टू पॉइंट P। अब तुम लोग ये सोच के बता नहीं पा रहे हो कि वर्क डन क्यों करना पड़ेगा। सोचा तुम लोगों ने क्यों करना पड़ेगा? चार्ज को ले जाना पड़ेगा ना, इसलिए। हाँ, तो चार्ज को ले जाने वर्क डन क्यों करना पड़ेगा? चार्ज जाएगा कैसे? ऐसे ही छोड़ दो, अपने आप चला जाएगा। ऐसे कैसे जाएगा सर किसी को? हम्म, मतलब जैसे अगर मैं, मतलब सपोज करो स्पेस में हो तुम, और तुमने कोई छोटी सी भी चीज हल्की सी फेंक दी, एक बार फेंक दी बस, तो उसको Yes, sir. चलते रहने के लिए कोई फोर्स या वर्क डन करना पड़ता है। नहीं सर, ग्रेविटी अट्रैक्ट करती है ना उसे। अब मैं कह रहा हूँ स्पेस में है, ग्रेविटी है ही नहीं, अच्छा सर। तो फिर तो सर वो तो अपने आप ही सर घूमते रहती। मतलब अपने आप ही, अपने आप कुछ नहीं होता। वर्क कोई नहीं लगाना पड़ता कुछ भी। सुनो, क्लास 9th में इनर्शिया नहीं पढ़ा तुम लोग ने? Yes, No. yes, sir. यस क्या सर। क्या था इनर्शिया, बताना जरा। The tendency due to which it opposes the direction of object. हाँ, टेंडेंसी, बट इट अपोजेस द, तुम काय पे, इंटरनेट पे देख लिया क्या No sir, सर देख लीजिए सर। इतने सर जल्दी? याद नहीं आ रहा था, वही सर वो डेफिनेशन याद कर रहा था। तो भाई साहब जो है वो ये होता है कि टेंडेंसी नहीं, ड्यू टू, हाँ टेंडेंसी तो है, ड्यू टू विच इट अपोजेस द चेंज इन इट स्टेट ऑफ रेस्ट, स्टेट ऑफ मोशन। मतलब अगर कोई बॉडी चल रही है तो वो चलती रहेगी, Yes, और रुकी है तो रुकी रहेगी, जब तक कि कोई फोर्स ना लगाए। तो ध्यान रखना, किसी चीज को चलाने में तो फोर्स लग सकता है, लेकिन चलते रहने में नहीं लगता। मतलब तुम अगर चार्ज को धक्का भी देके छोड़ दोगे तो भी वो आ जाएगा अपने आप, कोई वहां पर बाद में वर्क डन नहीं लगे। वर्क डन जैसे हम सूटकेस लेकर के चलते हैं तो हमें वर्क डन करना पड़ता है, उसका कारण है, वो इसलिए वर्क डन हमें करना पड़ता है। सूटकेस लेकर के जब हम चलते हैं तो वर्क डन हमें इसलिए करना पड़ता है
क्योंकि वो सूटकेस जो है, क्या कह रहा हूं मैं, ग्रेविटी के अगेंस्ट हमें काम करना पड़ता है। यहां पर भी हमें काम करना पड़ेगा चार्ज के अगेंस्ट। समझो जरा, जैसे अगर यहां पर आसपास कुछ नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मान लेते हैं एक बड़ा चार्ज क्यू है, तो क्या ये बड़ा चार्ज क्यू एक छोटे चार्ज स्मॉल क्यू को रिपेल नहीं करेगा? करेगा। सर करेगा। यस सर करेगा। हाँ, तो इसी क्यू के अगेंस्ट हमें फोर्स लगाना पड़ता है। ध्यान रखना इस बात का कि हमें इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट अपना फोर्स लगाना पड़ता है, इस वजह से वर्क डन करना पड़ता है, अदरवाइज नहीं करना पड़ता। तो अभी के लिए खाली वर्क डन बोलेंगे, वैसे उसको इलेक्ट्रिकल वर्क डन बोलना चाहिए, वर्क डन ड्यू अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स। तो वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट ऑफ कंसीडरेशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। और यानी कि अगर P पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम रिप्रेजेंट करते हैं V से, तो V इज इक्वल्स टू हो जाएगा वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज। कौन सा चार्ज? जिसको लेके जा रहे हो। ये हो गया। ये एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, स्केलर क्वांटिटी है। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी और इसकी SI यूनिट इज जूल पर कूलम, जिसको अपन कहते हैं वोल्ट। वो अब कल हम लोग कुछ और चीजें पढ़ेंगे इसके बारे में। कल मिलते हैं, कल मतलब नेक्स्ट क्लास में। अब मैं आपको नोट्स भेज दूंगा, उनको पढ़ लीजिएगा, कुछ क्वेश्चन भी करेंगे, आगे हम करने लायक हो जाएंगे। चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, 2 ही 3 चैप्टर है हमारे पूरे सिलेबस में, थोड़ा सा बड़ा भी है चैप्टर। बाय सर। चलो ठीक है, बाय। थैंक यू सर। वेलकम बेटा। थैंक यू सर। थैंक यू सर। वेलकम बच्चे, बाय। थैंक यू सर। वेलकम बेटा।